बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नहायत इम्पोर्टेंट मौजू के साथ जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग। हमारे खून में ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है? क्या आप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग की अलामात से वाकिफ़ हैं? ब्लड क्लॉट क्या होता है और आप जान पाएंगे कि ब्लड क्लॉट की अलामात क्या है और ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा किसको ज़्यादा होता है। फिर जान पाएंगे कि ब्लड क्लॉट की पेचीदगियाँ क्या हैं और ब्लड क्लॉट से ख़ुद को बचाएं कैसे। नाज़रीन, जिस्म की शरियानों या नसों में खून का जमना, जिससे ब्लड या खून का बहाव रुक जाए या खून का लौथड़ों की शक्ल में जमना, इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अक्सर औक़ात खून का जमना जानलेवा साबित हो सकता है। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अक्सर औक़ात खून का जमना जानलेवा साबित होता है और कई बार रगों में खून का जमना अच्छा होता है। कैसे? ख़ास तौर पर अगर किसी को चोट लग जाए और खून का बहाव रोकने के लिए खून का जमना अच्छा अमल है। इसी तरह अक्सर औक़ात खून का जमना या क्लॉट होना, खून का जमना जानलेवा भी साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर वो मसल्स के करीब शरियानों में हो। खून का जमना हार्ट अटैक और फालज और मौत दीगर अमराज का बायस बन सकता है, जबकि फेफड़ों और दीगर जिस्मानी अज़ा को भी नुकसान पहुँच सकता है। नाज़रीन, ब्लड क्लॉटिंग की अलामात। बुनियादी तौर पर ब्लड क्लॉट की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि ब्लड क्लॉट किस हिस्से में हुआ है। मिसाल के तौर पर हाथ या टांग में ब्लड क्लॉट बनने पर सूजन, शदीद तकलीफ, मुतासरा हिस्सा सूज जाता है या ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश या ब्लूइश भी हो सकता है। इस तरह दिमाग में ब्लड क्लॉट का बनना फालज की शक्ल में निकलता है, जिसकी अलामात में बिनाई में तब्दीली हो सकती है, नज़र कम आना या धुंधला नज़र आना, बोलने में मुश्किलात, कमज़ोरी, चेहरे या एक हाथ या टांग या जिस्म के एक हिस्से का सुन हो जाना या पूरी बॉडी का, दिमाग का सुन हो जाना। कि जिसे ब्लड क्लॉट हुआ है उसकी एक ये भी अलामत होती है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो उसे कुछ पता नहीं होता। इसी तरह दिल में अगर ये क्लॉट बन जाए तो उसकी अलामात है सांस लेने में मुश्किलात, बहुत ज़्यादा पसीने का इखराज, सीने में तकलीफ जो बाएं हाथ तक फैल जाए, मतली, सर चकराना या कुछ वक्त गशी की शक्ल भी ज़ाहिर हो सकती है। मैदे में, इसके अलावा नाज़रीन, मैदे में पेट का शदीद दर्द, हैज़ा, कै या फुजले में खून की मौजूदगी, जब हम पखाना करते हैं तो उसमें अगर खून की मौजूदगी है तो वो भी एक साइन हो सकता है। इसी तरह फेफड़ों में अगर ये क्लॉटिंग हो तो उससे सीने में चाकू चुभने जैसा दर्द, ऐसी खांसी जिसमें खून का इखराज हो, पसीना, सांस लेने में मुश्किलात, बुखार, नब्ज़ की रफ्तार ज़्यादा हो जाना, तेज़ हो जाना, सर चकराना और गशी के दौरे पड़ना, फेफड़ों में ब्लड क्लॉट की अलामात होती हैं। अब नाज़रीन, किन लोगों में ये ख़तरा ज़्यादा होता है? ख़ास तौर पर ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा मोटापे के शिकार अफराद और तम्बाकू नोशी करने वाले लोग और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग और ऐसी ख़वातीन जो हमल को रोकने की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, माने हमल की अद्वियात, और वो लोग जिनकी दिल की धड़कन बेतरतीब रहती है, हार्ट फेलियर के लोग जिन्हें बीमारी होती है हार्ट फेलियर की, कैंसर के लोग जो कैंसर की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हाथों और पैरों में फ्रैक्चर जिन्हें होता है उनमें भी ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा होता है, हामला ख़वातीन या ऐसे अफराद जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, जिनके आबाओ अजदाद में किसी को पहले ये बीमारी रह चुकी हो, उनमें ये ज़्यादा ख़तरा होता है। या ऐसे अफराद जो माजूर हो, या ऐसे अफराद जिनका तर्ज ज़िंदगी ऐसा है कि वो ज़्यादातर बैठ कर काम करते हैं या 8-10 घंटे लगातार बैठते हैं, या ऐसे लोग जो 24 आवर्स सफ़र में रहते हैं, उन्हें ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा होता है, जैसे ड्राइवर्स हजरात वगैरह। अब नाज़रीन, ब्लड क्लॉटिंग की पेचीदगियाँ क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जिस्म की किसी भी शरियान में ब्लड क्लॉट का मसला हो सकता है, जो खून की रवानी के साथ साथ फेफड़ों, दिलो दिमाग या दीगर हिस्सों तक पहुँच सकता है। यानी किसी वेन, किसी नस, किसी शरियान में क्लॉट बने और वो ब्लड फ्लो के साथ कहाँ मुंतकिल हो जाए, फेफड़े में, दिलो दिमाग में,
جو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بلڈ کلاٹ سے اہم اعضاء کے لیے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یا تو ہارٹ اٹیک یا فالج کی شکل میں ہوتا ہے، یا دوسری پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، اور پھیپھڑوں میں بلڈ کلاٹ سے خون میں آکسیجن کی سطح کم ہو جاتی ہے، اور پھیپھڑوں کو اور دل کو اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔ گردوں میں بلڈ کلاٹ سے اس اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے جو گردے فیل کر سکتا ہے، کڈنی فیلئر کا باعث بنتا ہے، اور ان کلاٹس کی موجودگی میں ہائی بلڈ پریشر کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیپ وین تھرومبوسس یا ڈی وی ٹی میں ہاتھ یا ٹانگ کی گہرائی میں موجود رگ میں کلاٹ کا مسئلہ ہو تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موو کر کے پھیپھڑوں تک نہ پہنچ جائے، تو یہ سنگین پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔ اب ناظرین، آخر میں کہ ہم بلڈ کلاٹنگ سے خود کو کیسے بچائیں؟ بلڈ کلاٹس کا علاج خون پتلا کرنے والی ادویات سے کیا جاتا ہے، مگر اس سے بہتر ہے کہ کلاٹس کو بننے سے روکا جائے۔ ایسا لائف سٹائل، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایسی غذائیں سلیکٹ کی جائیں کہ مہلک امراض سے بچا جا سکے، جس سے خون آپ کا پتلا رہے، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کی باڈی موومنٹ ہو۔ اس مقصد کے لیے موٹاپے کے شکار افراد کو جسمانی وزن کم کرنا چاہیے، تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے، اور ایسی غذائیں جو ورم کش ہیں، یعنی میگا 3 فیٹی ایسڈ والی غذائیں، پھل اور سبزیاں، وٹامن ای سے بھرپور غذائیں بھی اس حوالے سے مددگار ہو سکتی ہیں۔ ہماری بہت سی ویڈیوز ہیں وٹامن ای کے بارے میں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے بارے میں، ایسی غذائیں جن میں ورم کش غذائیں بھی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جسمانی طور پر متحرک رہنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک بیٹھ کر وقت گزارنا بلڈ کلاٹنگ کا خطرہ بڑھاتا ہے، اور زیادہ وقت بیٹھنے سے گریز کرتے ہوئے کچھ دیر کی چہل قدمی بھی کرنی چاہیے۔ ہر 2 گھنٹے اگر کوئی بیٹھ کر کام کر رہا ہے تو اسے 15 سے 20 منٹ واک کرنی چاہیے، اس کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بلڈ کلاٹ کسے کہتے ہیں، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکے۔ امید ہے ناظرین آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔